हेलो फ्रेंड्स, आपके और हमारे चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सबका स्वागत है। दिस इज ममित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर कम एडवोकेट। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में एपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी कड़ी में हम आज आपके सामने सीआरपीसी का एक टॉपिक, एक प्रोविज़न लेके आ रहे हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर 3 सेक्शन देखने वाले हैं, सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 25A। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक होते कौन हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि यहाँ पर कुछ तरीके के पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताए हुए हैं, जिनमें से एक होते हैं खुद लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कुछ होते हैं एडिशनल यानी कि अतिरिक्त या अपर लोक अभियोजक, जिन्हें हम यहाँ पर बता रहे हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर कुछ विशेष तरीके के लोक अभियोजक होते हैं जिन्हें यहाँ पर हमने नाम दिया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और एक हमारे होते हैं असिस्टेंट यानी कि सहायक। बेसिकली यदि हम ये बात करें कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ कि एक सरकारी वकील होते हैं, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम किसी क्रिमिनल या सिविल केस में स्टेट गवर्नमेंट या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको हम पार्टी बना सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई केस इंस्टीट्यूट कर सकती है। तो ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसी के माध्यम से तो उस केस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपना उस केस में जो रिप्रेजेंटेशन कराती है वो किनके थ्रू कराती है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स यानी कि लोक अभियोजक के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन कराते हैं। और उसमें भी कुछ तरीके के ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जिन्हें हम सरकारी वकील कहते हैं। कभी कभी आपने देखिए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कभी आपने सुना होगा कि डीजीसी क्रिमिनल, सिविल भी होते हैं और क्रिमिनल भी होते हैं। तो जनरली उत्तर प्रदेश में हम यदि डीजीसी की बात करते हैं तो उन्हें जनरली सेंट्रल इस कोड में क्या कहा गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, डीजीसी क्रिमिनल। ऐसे ही जो एडिशनल पीपी होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, यानी कि ये भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम जानते हैं एडीजीसी यानी कि एडिशनल डीजीसी। ये भी 2 तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो ये कहलाते हैं एडिशनल डीजीसी। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक स्पेशल होते हैं, यानी कि ये जनरली नहीं होते, लेकिन किसी विशेष मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी विशेष व्यक्ति को अपना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। और यदि हम बात करें असिस्टेंट की, तो ये सहायक होते हैं और उत्तर प्रदेश में इसी को बोला जाता है एपीयू, जिसकी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसलिए आपके लिए ये प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जरा हम इनमें देखेंगे कि ये प्रोविजंस कौन कौन से सेक्शन में मेंशन किए गए हैं। तो यदि हम बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो ये प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 24 में। और जब हम बात करेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो ये प्रोविजन आप देखेंगे सेक्शन 25 में। अब आप ये भी पहले जान लीजिए कि जो लोक अभियोजक होते हैं, अतिरिक्त लोक अभियोजक होते हैं और विशेष लोक अभियोजक होते हैं, ये कहाँ के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि किस कोर्ट में ये वर्क करते हैं, तो इस बात को भी आपको जानना होगा। और जो एपीयू यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप अपॉइंट हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप किस कोर्ट में काम करेंगे, आपका जो जुडिक्शन हुआ वो कौन सी कोर्ट होगी, ये आप जान लीजिए। तो देखिए, पहले मैं बात करूंगा लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक की। ये हाई कोर्ट में भी अपॉइंट किए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन में भी। तो हाई कोर्ट में भी अपॉइंट होंगे और कहां पर होंगे, सेशन न्यायालय में। लेकिन आपको ये बात नोटिस करनी होगी कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो ना तो हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं और ना ही कोर्ट ऑफ सेशन में अपॉइंट होते हैं। ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स होती हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या सीजीएम या एसीजीएम की कोर्ट हो, ये वहां पर उनका ही जुडिक्शन रहता है। यानी कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अपना कार्य करते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं, यदि हम बात करते हैं सेक्शन 24 क्लॉज 1 की, तो देखिए
हाई कोर्ट हम बात करेंगे जब 24 क्लॉज 1 की, तो ये हाई कोर्ट की बात करते हैं, यानी कि एक हाई कोर्ट में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए यानी कि अपने मामलों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर 24 क्लॉज 1 ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसर्न हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद उस हाई कोर्ट में अपने मामले का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जैसा भी मसला हो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का, तो वहां पर हाई कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं और कुछ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। इसी के साथ जब हम 24 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो देखिए हाई कोर्ट में 24 क्लॉज 1 की बात की गई है, लेकिन जब हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम पढ़ेंगे 24 क्लॉज 2 और स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम पढ़ेंगे 24 क्लॉज 3। देखिए 24 क्लॉज 2 में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की या लोकल एरिया की बात आ रही है, लेकिन इस बात को आप ध्यान देंगे ये डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया केवल कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहा है। और 24 क्लॉज 2 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन में अपने मामले का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक या कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कुछ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, और ये बात आपको दिखती है 24 क्लॉज 2 में। ऐसे ही हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दी है 24 क्लॉज 3 में कि वो कोर्ट ऑफ सेशन में यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल एरिया, फिर ये वर्ड आ रहा है तो आप मानिए कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहे हैं। तो 24 क्लॉज 3 में स्टेट गवर्नमेंट को हमने ये पावर दी है कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपने मामले का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक पीपी अपॉइंट कर लीजिए, यानी कि एक लोक अभियोजक अपॉइंट कर लीजिए और कुछ एडिशनल पीपी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हम जरा इस बात को ध्यान देंगे कि जब हम कोर्ट ऑफ सेशन में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब वो अपने लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है तो इस बात को भी आपको पता होना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों का नाम यानी कि ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट या पैनल तैयार करेंगे, लेकिन कैसे तैयार करेंगे, सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद ऐसे व्यक्तियों के एक पैनल तैयार करेंगे जो उनकी राय में एक पीपी या एडिशनल पीपी अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन रखते हो। ये बात आप देखेंगे 24 की क्लॉज 4 में। और उसी के साथ 24 क्लॉज 5 ये भी कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम उस पैनल में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति ना तो लोक अभियोजक अपॉइंट होगा और न ही अपर लोक अभियोजक अपॉइंट होगा। और एक प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 24 की क्लॉज 7 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपके प्री के लिए बनता है। इसमें हमें पीपी यानी कि लोक अभियोजक और जो अपर लोक अभियोजक है उनकी क्वालिफिकेशन बताई हुई, यानी कि कौन व्यक्ति पीपी या एडिशनल पीपी बन सकते हैं। तो इसमें इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति 7 साल तक एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका है वही व्यक्ति पीपी या एडिशनल पीपी बन सकते हैं, अदरवाइज वो पीपी या एपीपी बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात है। और जब हम 24 क्लॉज 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्पेशल पीपी यानी कि विशेष लोक अभियोजक, और ये भी आपके प्री एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहली बात मैंने आपको बताया कि जो स्पेशल पीपी होते हैं ये जनरली नहीं होते, लेकिन किसी स्पेशल मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को स्पेशल पीपी बना सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि पीपी और एडिशनल पीपी होने के लिए कम से कम आप 7 साल तक एडवोकेट रह चुके हों, लेकिन यदि स्पेशल पीपी बनना है तो इसके लिए कम से कम आप 10 साल तक एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुके हों। और ये दो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए आपको कितने साल के लिए कम से कम एडवोकेट होना पड़ेगा, 7 साल के लिए, और यदि आपको विशेष लोक अभियोजक बनना है तो कम से कम 10 साल तक आप एडवोकेट के रूप में रह चुके हों। अब हम बात करेंगे, चूंकि जो जितने मैंने आपको प्रोविजन अब तक बताया ये बात की है 24 की, लेकिन हम बात करेंगे असिस्टेंट की, और ये बात आप विशेष ध्यान देंगे। इन्हें हम बोलते हैं सहायक लोक अभियोजक। और सहायक लोक अभियोजक जैसे हम उत्तर प्रदेश में एपीओ के नाम से जानते हैं, जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसका प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। तो कहीं भी सीआरपीसी में एपीओ जैसा वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इनको ही हम जानते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक की बात कर रहे हैं तो इनकी क्वालिफिकेशन बताई हुई है, यानी कि आप 7 साल या 10 साल के लिए आप एडवोकेट रह चुके हों। लेकिन जब आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक की बात करते हैं तो यहाँ पर सीआरपीसी में इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकते हैं।
देखिए, जब हम 25 क्लॉज 1 की बात करेंगे तो पहले सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि पहले केवल ये कहां पर अपॉइंट किए जाते हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए। ना तो ये हाई कोर्ट पर अपॉइंट किए जाते हैं और ना ही कोर्ट ऑफ सेशन में, ये केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं। जितनी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स होंगी केवल ये वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। और पहले केवल स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी 25 क्लॉज 1 में कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने मामले का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते थे। यानी कि ये केवल पावर स्टेट गवर्नमेंट को थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं दी गई थी। लेकिन सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1978, और उसमें सेक्शन 25 में क्लॉज 1 के बाद एक नया प्रोविजन 1A जोड़ा गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर दे दी गई कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने मामले का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सहायक लोक अभियोजक अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि 1978 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं थी, लेकिन 1978 के अमेंडमेंट के बाद ये पावर में डेलीगेट कर दी गई है। लेकिन जरा आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सेक्शन 25 में ये बात कही गई है कि जैसा कि क्लॉज 3 में बताया गया है, यानी कि 25 क्लॉज 3 में बताया गया, उसे छोड़ दीजिए। उसके अलावा कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता। ये विशेष प्रोविजन आपके लिए है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि 25 क्लॉज 2 और 3 पे हम फोकस करेंगे, यहां से एक आपका क्वेश्चन निकल सकता है। 25 क्लॉज 2 पे क्या कहता है कि जैसा कि क्लॉज 3 में बताया हुआ है, जो भी कंडीशन उसे छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्लॉज 3 ही है। यानी कि हम देखेंगे कि क्या एक पुलिस ऑफिसर को किन कंडीशन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। कभी कभी कंडीशन ये होती है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमने अपने लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए हुए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमारे पास एडिक्वेट सहायक लोक अभियोजक यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है। और ऐसे में क्या करें, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन कौन करे? तो ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो किसी भी व्यक्ति को फॉर अ टाइम बीइंग असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, फिर एक पुलिस ऑफिसर को भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। लेकिन कब? जब हमारे पास एडिक्वेट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है। तो डीएम को ये पावर दे दी गई है। तो प्री के लिए एक बात फोकस कीजिएगा, ये पावर किसको डेलीगेट की गई है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। लेकिन जो क्लॉज 3 में हमने ये दिखाया कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक पुलिस ऑफिसर को हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं, ये भी दो प्रोविजो के अधीन है। यानी कि कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता जिसने कि उस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया हो, जिसका कि कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। और दूसरी बात है, ऐसा पुलिस ऑफिसर यदि हम उसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना रहे हैं तो वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। और जो मैं इंस्पेक्टर रैंक यानी निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन मेरे हिसाब से है, तो इसे अच्छी तरह फोकस कर लेंगे। और ये टॉपिक हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। हम इस कड़ी में आगे आपसे दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।